बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आपके लिए उर्दू का 10वां सबक जो है पेश किया जा रहा है। ये सबक मुश्तमिल है सबक कदर अयाज। ये कर्नल मोहम्मद ख़ान की किताब है, आप बीती है उसका एक हिस्सा है और ये आपके लिए पेश किया जाएगा। और ये आपके जो निसाबी किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसके सफ़ा नंबर 87 के ऊपर 86 के ऊपर ये मौजूद। तो पहले हम सनफ़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस जो सबक है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिखने वाले हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। कर्नल साहब 1920 में पैदा हुए और 1999 में उनका इंतकाल हुआ। उर्दू के मुमताज़ मज़ाहनिगार कर्नल मोहम्मद ख़ान चकवाल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने ही गाँव में हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है बरसगीर के अजीम तरीन जो तालीमी इदारे हैं उनमें से एक है और यहाँ से पढ़ने वाले जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तानी बल्कि दुनिया भर में बहुत आला मुकाम हासिल किया। इसी दौरान में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, यानी ये 39-40 के लगभग की बात है। चुनाचे 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद दिफा पाकिस्तान में हिस्सा लिया। 1965 में रन कच के मार्च पर नुमाया कारनामे अंजाम दिए। कर्नल के अहदे पर पहुँच कर मुलाजमत से सबकदोश हो गया और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार कर ली। उसमें कर्नल साहब जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले 1940 के लगभग फ़ौज में शामिल हुए। दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बने और फिर जब 1965 की जंग हुई तो उसमें आपने रन कच का मार्च जो है ये सिंध के अंदर है और वहाँ पर आपने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। कर्नल के अहदे पर पहुँच कर ये रिटायर हो गए और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार कर ली। तो स्टूडेंट आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ, कर्नल साहब जो हैं ये पाकिस्तान का जो आर्मी क्लब है यहाँ पर ये मुस्तकिल तौर पर क़याम पज़ीर होते थे और यहीं पर इनकी दोस्त अहबाब इनके पास आते थे। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज़ तहरीर सादा और दिलचस्प है। यानी पहला एक पैराग्राफ जो था उसमें आपने कर्नल साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ पढ़ा। दूसरा जो है उनकी जो कह लें कि अदबी खिदमात है और उनका जो असलूब है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज़ तहरीर सादा और दिलचस्प है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खलूस है। वो बीते हुए वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई ज़राफ़त दिल में घर कर जाती है। मज़ाक़ के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्नुर और बनावट के रवैयों पर तंज़ करते भी नजर आते हैं। तसन्नुर कहते हैं जो मसनूई तौर पर, यानी कि जो इंसान नहीं होता वो अपने आप को बना के पेश करता है। उन्होंने कई मौज़ूआत पर बड़ी ग्रां कदर और अहमियत के हामिल मज़ामीन लिखे। इनके यहाँ मज़ाहनिगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज़ नज़र आता है। यही वजह है कि उनकी तहरीरों में पकड़पन या शौकियानापन का गुमान तक नहीं होता। पकड़पन, शौकियानापन यानी आम गिरी हुई ज़ुबान, गिरा हुआ लहजा, गिरे हुए रवैये का मुज़ाहरा नज़र नहीं आता। सादगी, मानी आफरीनी, बावकार तंज़ो निज़ाम की तहरीरों की नुमायाँ खूबियाँ हैं। यानी बामैनी उनकी तहरीर होती है, सादा होती है और इंतहाई जो है उसमें बावकार तरीके का जो उसमें मज़ा होता है। उनकी तसानीफ़ बजंग आमद, बसलामत रबी और बज़्म आराइयाँ शामिल हैं। तो उसमें इस तरह हमने मुसन्नफ़ के बारे में कुछ जान लिया है। अब हम जो उनका सबक है यानी उनकी जो किताब है बजंग आमद, उसमें से जो एक हिस्सा लिया गया वो हम आपके लिए पेश करेंगे। वो बताते हैं जी, करनैलों को रहायश के ख़ास से उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था। यानी मुझे करनैलों में वो इम्तियाज़ हासिल ना था जो मेरे बंगलों में था। बूढ़ों बैरों से रवायत थी कि विल्सन रोड का ये लाशरीक बंगला विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। तो फ़ौजी अफसरान जो होते हैं उनको जो रहायश मिलती है, घर के जो बंगले मिलते हैं वो उनके ओहदों के लिहाज से होते हैं। यानी जितना सीनियर अफसर होता है उससे यूँ समझ लें कि ए क्लास, फिर बी क्लास, सी, डी और ई तक होते हैं। यानी कि उनमें उनके कमरों के लिहाज से कमी बेशी होती है और उनकी सहूलतों के लिहाज से होती है। तो इस तरह तो वो फरमा रहे हैं कि मुझे वो बंगला मिला जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था। यानी क्लास से मुराद है वो जो मजमूआ था, जो कलेक्शन थी, वो सारा जो एक
यानी जितने बंगले थे उनमें भी वो बंगला जो था वो इंतखाब था, यानी कि उनमें बेहतरीन था। यानी मुझे करनैलम में वो इम्तियाज़ हासिल ना था जो मेरे बंगलों में था। वो कहता है मेरा बंगला बहुत शानदार था, दूसरे बंगलों से अलग और नुमाया नजर आता था, जबकि जो दूसरे कर्नल थे मैं उनमें इस तरह से नुमाया नहीं था। बूढ़ों बैरों से रवायत थी कि विल्सन रोड का ये लाशीक बंगला विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। विल्सन साहब वो अंग्रेज़ अफसर थे जिन्होंने ये कॉलोनी तामीर कराई थी और उनका ख्याल था ये बंगला उन्होंने अपने लिए ज़ाती तौर पर बनवाया था। ला शरीक का मतलब है इसमें कोई और शरीक नहीं था, शामिल नहीं था। ये बंगला विल्सन साहब ने खुद अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमो बेश 2 एकड़ कता ज़मीन में वाक़ था। कता ज़मीन के टुकड़े में, यानी कस्साम अज़ल ने ही इसे खासा शाहाना तूल व अर्ज़ बख्शा था। कस्साम अज़ल यानी अज़ल की तकसीम करने वाला, यानी अल्लाह ताला से मुराद है इसकी। इससे खासा शाहाना तूल व अर्ज़ बख्शा था, यानी बहुत वसी और रीज़ था। इमारत के सामने वसी चमन था, यानी बाग था। इसकी आशी पर मेहंदी की गहरी सब्ज़ बाढ़ के सर पर नेज़ों ऊँचे सर और सफ़ेदे के पेड़ लहलाते थे। हाशिए पर यानी कि जो चार दीवारी थी उस पर मेहंदी एक पौधा होता है जिसको हम मेहंदी कहते हैं, उसकी सब्ज़ बाढ़ लगी हुई थी, यानी कि वहाँ पर मेहंदी के पौधे लगे हुए थे। और बाढ़ के सर पर यानी बाढ़ के जो किनारे थे वहाँ पर नेज़ों ऊँचे सर व सफ़ेदे के पेड़ लगे, यानी नेज़े की लंबाई यानी कि तकरीबन 6 फुट लंबाई होती है, उसके बराबर जो है उतने ऊंचे ऊंचे वहाँ पर सर्व, ये तो आप देखते हैं जो पौधे हमारे घरों में राइश के लगे होते हैं इस तरह के, और सफ़ेदे के दरख्त जो है वो लहलाते थे। चमन में जा बजा सुर्ख सफ़ेद गुलाब के पौधे थे, यानी बाग के अंदर जो है जगह जगह सुर्ख सफ़ेद, सफ़ेद को सफ़ेद भी कहा जाता है, फारसी में सफ़ेद कहते हैं गुलाब के पौधे थे। गर्ज अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था, यानी लगता था कि बंगला बहुत खूबसूरत है, उसके जो लोग रहते हैं वो यकीनन बड़े अमीर होंगे। मुकाबले में हमारे असासे के तेवर हर चंद के खाकसाराना थे, ताहम हम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूँ तूँ करके हर कमरे के लिए एक एक कालीन या दरी पैदा कर ली, अगरचे इस कार खैर का बेशतर अजर मकामी कबाड़िए को मिला। अलावा अजीम मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर लिया। कर्नल साहब कहते हैं कि बंगला तो बहुत अमीराना था, लेकिन उसके मुकाबले में हमारा जो घर का सामान था वो बहुत ही थोड़ा था, खाकसाराना था, यानी कि बहुत ही कम था। वो कहते हैं जिस तरह कुछ हमने कोशिश की और कहीं से ना 2-4 कालीन वगैरह और दरियाँ पैदा कर ली, ले आए, हालांकि वो ज़्यादातर जो थी मुकामी जो कबाड़िया था उससे खरीदी गई थी। सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तहान से फारग हुए थे, दूसरे करनैल ज़्यादों की तरह इनके हमरा बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते और सरे शामी दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। क्या मजाल जो कोई गैर इस मुशाहिदे में मखल या शरीक हो। सिवाय इसके हमारा बूढ़ा मुलाजम अली बख्श की तवाज़ो के लिए कमरे में खामोशी दाखिल और खारिज होता रहता। अली बख्श यूं भी सलीम से उनस था कि उसी के हाथों में पला पड़ा। सलीम मियाँ जो है कर्नल साहब के बेटे हैं, साहिबजादे हैं। वो कहते हैं मैट्रिक इम्तहान से फ़ारग हुए थे, जिस तरह अभी आप मैट्रिक इम्तहान देते हैं उसके बाद आपको 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ हो जाती हैं, वो फ़ारग थे। और दूसरी करनैल ज़्यादों की तरह, दूसरे करनैलों के बच्चों की तरह वो सारा दिन बेफिक्री से बैडमिंटन खेलता है और शाम को टेलीविज़न के सामने जम जाते। यानी ये अंदाज़ा लगाएं, ये जो है ये तकरीबन 1964 के बाद की कहानी है, क्योंकि पाकिस्तान में टेलीविज़न का आगाज़ 1964-65 में हुआ था। और इस दौरान किसी को भी उसमें कह लें कि उनकी महफिल में या उनकी मशगले में शरीक होने की या उसको कह लें कि उसमें मखल होने की इजाज़त नहीं होती थी। सिर्फ उनका मुलाजम बूढ़ा जो मुलाजम था अली बख्श, वो जाता उन कमरे में उनके लिए चाय पानी वगैरह देता रहता। तो कहते हैं अली बख्श को यूँ भी उससे उनस था कि वो बच्चा था तो अली बख्श ने उसको पाला था और बड़ा किया था। एक दिन मैं अपने मुताले कमरे में बैठा था, अली बख्श खिलाफ मामूल रोनी सूरत बनाए दाखिल हुआ। रोनी सूरत यानी चेहरे पर रोने वाले हालात थे। वजह गिरानी पूछी तो कहने, वजह गिरानी यानी नासाजी की वजह पूछी तो कहने लगे सलीम यानी डांटा है, कहते हैं बदतमीज़ हो, गंवार हो, देहाती हो। मैंने इरशादात की शान नज़ूर पूछी तो बोला कल सलीम मियाँ की गैर हाजिरी में इनके एक दोस्त समझे साहब आए और बाहर बरामदे ही में आराम कुर्सी पर बैठ गए। तो कहते हैं जी कि वजह ये हुई कि कल सलीम ने मुझे डांटा है, बदतमीज़ कहा है, गंवार का, और सबसे बात कर रही है कि मुझे देहाती भी कहा है, और वो समझते हैं देहाती जो होते हैं वो गंवार होते हैं। तो उन्होंने पूछा वजह ये है कल सलीम के कुछ दोस्त आए थे अमजद साहब और बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैंने
उनके कहने पर उन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते लेकिन आखिर मायूस होकर चल दे। यानी कि वो आए लेकिन सलीम दस्तयाब नहीं थे और उनसे वो नहीं मिल पर चले गए। बाद में सलीम साहब को बताया तो मुझ पर बरस पड़े, यानी नाराज़ हुए। कहने लगे उन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों न बिठाया। गोल कमरे से मुराद यहाँ पर ड्राइंग रूम में। रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला क्यों न पेश किया। अब मुझे समझेगा इन लोगों को तवाज़ो का सलीका नहीं, यानी कि ये जो है ये जैसा आज के ज़माने में हम कहते हैं मैनर्स नहीं जानते, तो वो क्या है कि इनको तवाज़ो का सलीका नहीं। देहाती है, जंगली हैं और फिर जो मुंह में आया कह दिया। इन देहाती भी कहा कि वो सलीम ये समझेगा कि हम लोग देहाती हैं और जंगली है और जो कह दिया। अली बख्श की दास्तान गाम ख़त्म हुई, सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना। तरफ़ैन के बयानों से वाज़ेह था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है। तरफ़ैन यानी दोनों तरफ के जो लोग थे उनके बयान से पता चला, अली बख्श का और सलीम का, कि बात बहुत मामूली सी है, खफीफ मामूली सी है और ये दो तरफा तूफ़ान का ज़रबा एक चाय की प्याली में समा सकता है। तो ये स्टूडेंट इंग्लिश का एक मुहावरा है, स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी, यानी कि मामूली सी बात का। अली बख्श इसलिए नाखुश हुआ कि उसे देहाती कहा गया था और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद ने उन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना है ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त की बात ना थी। चलिए हमने अंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए। फ़ज़ाइल यानी खूबियाँ बयान करना शुरू, और बलागत के साथ दो अली बख्श और सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरात गए और बाहम राज़ी हो गए। बातों बातों में हमने उन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। एक था लड़का जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। अपने गांव में तो वो छोटा मोटा चौधरी या चौधरी का बेटा था, लेकिन था ठेठ देहाती पक्का देहाती। पहले दिन क्लास में गया, नंगे सर पर साफा बांध रखा था, यानी कपड़ा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और पाँव में पठवारी जूता जिसको हम खुसा कहते हैं। लेकिन था मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज़ बोला, ओ खुदा सुथन दे कुड़ियाँ पाउंदियां ने। सुथन यानी शलवार, यानी उस ज़माने में शलवार जो लड़कियां पहनती थी मर्द और तैबत बांधते थे। सलीम यह सुनकर खिलखिला उठे और बोले, सचमुच पक्का पेंडू था, मगर अब्बा जानो पतलून क्यों नहीं पहनता था। मैंने कहा बेटा आज से 40 वर्ष पहले की बात है, अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते शहर के कुत्ते उन्हें वलायत पहुंचाते। मतलब ये है कि उस वक्त पैंट शर्ट जो है वो कॉमन लिबास नहीं था, लोग नहीं पहनते थे। सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझ कर मुस्कुराया। हमने कहानी जारी रखी। इन दिनों पतलून पोश खाल खाल ही नजर आते थे, खाल खाल कम कम। मतलब मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे, लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे, हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते थे। लड़के रश से मरने लगते, यानी लड़कों को बहुत उससे अच्छा लगता था। वो आदमी खुश मिजाज थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते इसी देहाती लड़के गाँव जा निकले। रात हो रही थी और आपने उसी के यहाँ ठहरने का फैसला किया और उन्हें दरवाजे पर जा दस्तक दी। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया। यानी कि यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे कि जब मास्टर साहब ने ज़रूर कहा था कि वो आएंगे, लेकिन तवक्को नहीं थी कि मास्टर साहब आएंगे। जब वो आ गए तो उसे बहुत परेशानी हुई, इसलिए कि वो उनकी खातिर खा खिदमत कर सकेगा या नहीं। तो स्टूडेंट ये आज का सबक हमने आधा पढ़ा है, आधा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपके लिए जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आपने एक रुदाद लिखनी है स्कूल में जो जलसा तकसीम इनामात हुआ था आपका, उसके बारे में। ये आपका होमवर्क है और इंशाल्लाह इसके साथ आपका सबक ख़त्म होता है। बाकी हम अगले सबक में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।